गुड मॉर्निंग बच्चों, यह है हमारी हिंदी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम का पार्ट 4, जिसका नाम है नन्हा फनकार। नन्हा फनकार मतलब नन्हा मीन्स छोटा, फनकार मीन्स कलाकार, छोटा कलाकार। बच्चों, यह पाठ एक बच्चे की नक्काशी करने और उसकी कलाकारी पर आधारित है कि वो छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी उम्र में कितनी अच्छी कलाकारी करता है। अब हम इसको पढ़ेंगे इस पाठ के माध्यम से। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। वह लड़का मतलब यहाँ वह लड़के से क्या मतलब है? नन्हा फनकार। वह लड़का एक पत्थर के पास बैठ गया और अपनी छेनी हथौड़ी के माध्यम से क्या करने लग गया? अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। उससे कुछ दिन पहले, इस नक्काशी को करने से कुछ दिन पहले इस बच्चे ने क्या किया था? एक पत्थर पर घंटी जानते हो आप, बजाते हैं ना, मंदिर में भी आपने देखी है वही घंटियाँ। उस घंटियों की कतारें, पत्थर पर घंटियों की कतारें मतलब एक के बाद एक घंटी की डिज़ाइन उकेरना यानी बनाना शुरू किया और उसकी छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक, और छेनी की नोक से क्या सावधानी पूर्वक उसने उस डिज़ाइन को उकेरना शुरू किया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें मतलब वो छेनी हथौड़ी मारता, पत्थर की किरचें, छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत राश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। वो पत्थर पर वार करता तो पत्थर की किरचें उकरती। उन किरचों से बचने के लिए, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बचने के लिए वो अपनी आँख बंद कर लेता ताकि वो किरचें उसकी आँख में नहीं गिर जाएं। और उसके और भी साथी संगत राश मीन्स उसके साथ काम करने वाले अन्य और उसके साथी संगत राश भी उस अपने काम में लगे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। केशव, इस नन्हे फनकार का लेखक ने यहाँ क्या नाम बताया? केशव, जिसकी उम्र क्या थी? 10 साल, और वो अभी अपने काम को सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। केशव किससे काम सीख रहा था? अपने पिता से। और केशव की उम्र क्या थी? 10 साल। पिता जो उसको एक बार डिज़ाइन सिखाते थे, केशव उस डिज़ाइन को अपने पिता से उसी तरह से एक बार सीख लेता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। यानी केशव ने अब तक जितनी भी डिज़ाइन पत्थर पे उकेरी थी, उसमें से जो सबसे कठिन डिज़ाइन थी वो क्या थी? घंटियों की डिज़ाइन, जिसे केशव बना रहा था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते थे। केशव डिज़ाइन बनाते बनाते सोच रहा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, जैसे उसके पिता डिज़ाइन को बनाते हैं वैसे ही वो खुद बनाएगा, जैसे कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठलाकर चलते हुए घोड़े। ये सब क्या है? पत्थर पर उकेरी जाने वाली डिज़ाइनों के नाम हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। कई साल पहले यानी नन्हा फनकार केशव जब पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके माता पिता कहाँ रहते थे? गुजरात। अब वो गुजरात से आकर कहाँ बस गए थे?
आगरा में आकर बस गए थे। पहले कहाँ रहते थे? गुजरात। गुजरात से कहाँ आ गए वो? आगरा। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। यानी जब केशव के माता पिता आगरा आए थे उस टाइम आगरा के बादशाह कौन थे? अकबर। और वो क्या कर रहे थे उस टाइम? किला बनवा रहे थे। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। केशव का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे के गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। केशव कभी भी गुजरात नहीं गया था क्योंकि वो कहाँ पैदा हुआ था? आगरा में, और आगरे की गलियों और सीकरियों में ही उसका घर था। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई न पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है। केशव जब पत्थर पर अपनी डिज़ाइन उकेर रहा था तो छेनी हथौड़ी के वार से उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसे अपने आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति के होने की आहट भी नहीं सुनाई दे रही थी। इतने में केशव को पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ क्या होती है? माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। उससे कोई कहता है कि माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाईं तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी मतलब तीखे तेवर में, थोड़े से गुस्से में तीखे तेवर रखना, उसे हम क्या कहते हैं? तल्खी। केशव ने उनका प्रश्न सुनकर थोड़े से तल्खी यानी थोड़े से अपने तेवर दिखाते हुए कहा, मैं ये घंटियाँ मैं ही तो बना रहा हूँ, क्या आपको दिख नहीं रहा? मैं 10 साल का हूँ, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। अब उस आदमी ने कहा केशव से कि तुम इतने छोटे हो ना, इसलिए मुझे दिखता है, मैं 10 साल का हूँ। केशव ने क्या रिप्लाई दिया कि मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को एक अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। अब जब ये कौन थे? वो व्यक्ति केशव के पास आकर बैठ गया। पास आकर बैठने से केशव को वो व्यक्ति अच्छे से दिखने लगा। उसने क्या पहन रखा था? सफ़ेद अंगरखा और पजामा। अंगरखा में ऊपर से नीचे तक का एक चोंगा टाइप, कुर्ता टाइप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंगरखा। और सर पर उसने लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। केशव ने जब उसके पहनावे को देखा तो अपने मन ही मन क्या सोच रहा है? लगता है ये तो एक बहुत बड़ा आदमी है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। केशव उस व्यक्ति के बारे में सोच ही रहा था क्योंकि उसने कीमती पोशाक, कीमती हार, कीमती अंगूठियाँ पहन रखी थी। उसके इस पहनावे को देखकर केशव के दिमाग में क्या चल रहा था? ओह, ये तो बहुत बड़ा आदमी है और ये मेरी इस कलाकारी को देख रहा है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। इससे पहले कि केशव कोई जवाब दे पाता, वहाँ पर एक आदमी और दौड़कर आया। अब बच्चों, इस कहानी का अगला भाग कि आगे क्या होता है, वो व्यक्ति कौन था, केशव किसकी बात का जवाब दे रहा था, इसे हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।
तभी केशव ने वहाँ किसी के और के आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। वो व्यक्ति कौन था जो दौड़ कर आया? वो महल का पहरेदार था। और वो व्यक्ति कौन था जो कि केशव से पहले से बात कर रहा था, उसकी नक्काशी की तारीफ कर रहा था? वो थे बादशाह अकबर, जो केशव के पास बैठे थे। तो पहरेदार ने कहा, अरे बेवकूफ़, तू जानता नहीं ये कौन है, इनको अदब से झुककर सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ समझ आ रहा था कि बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। जब केशव ने सुना कि ये तो बादशाह अकबर हैं, तो बदहवासी यानी अचानक से उसको बदहवास हो गया। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। बदहवासी मतलब कुछ सोच समझ में नहीं आना, और उसके हाथ से छेनी छूटकर नीचे गिर जाती है। कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कतार नज़रों से अकबर को देखने लगा। जब उसे लगा कि अरे ये तो बादशाह अकबर हैं, तो उसने जल्दी से बादशाह अकबर को सलाम किया। अकबर को पहरेदार की ये दखल अंदाजी भली न लगी, लेकिन अकबर को पहरेदार ने आकर जो बीच में दखल अंदाजी मतलब दो व्यक्तियों के बीच में आकर अपनी बात को कहना या उनकी बात को काटना, ये क्या होती है? दखल अंदाजी करना। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। खींचकर मतलब बादशाह अकबर ने चिढ़कर पहरेदार से कहा, तुम यहाँ से जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार में खड़े रहे। दिल तो उसका भी अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। पहले तो केशव ये सोच के डर गया कि अरे ये तो बादशाह अकबर है, लेकिन जब बादशाह अकबर ने केशव के सर पर प्यार से अपना हाथ रखा तो केशव का डर दूर हो गया, क्योंकि बादशाह अकबर ने उसको प्यार से सहलाया। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। केशव उसने अपना नपा तुला जवाब दिया। जब बादशाह ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम केशव है। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। बादशाह अकबर ने केशव से क्या फरमाइश करी? नक्काशी, उसके जैसे ही डिज़ाइन और नक्काशी सीखने की। जब बादशाह अकबर ने केशव से कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ, केशव दौड़कर कहाँ गया केशव दौड़कर अपने पिता के पास, और अपने पिता से क्या लाया? छेनी और हथौड़ी। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। दोस्ताना अंदाज मतलब वो केशव के पास ऐसे बैठे जैसे कोई उसके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं। और कहाँ बैठे? केशव के पास ज़मीन पर ही। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। केशव ने ऐसा क्यों कहा कि हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो व्यक्ति कौन थे? स्वयं बादशाह अकबर। तो केशव को क्या लग रहा था कि एक बड़े बादशाह होकर क्या ये सब नक्काशी करना वो सीखेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है। बादशाह ने क्या कहा? मुझे तो विश्वास है, मैं सीख सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या ये काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? अकबर ने कहा,
केशव से कि अरे मैंने तो पिछले हफ्ते मिट्टी की डलिया भी ढोती, किसी की मदद की थी, क्या ये उससे भी मुश्किल काम है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। असमंजस मानी अभी भी वो सोच विचार में था कि क्या वास्तव में बादशाह अकबर ये करना चाहते हैं, और वह अकबर के पास ये सोचते हुए बैठ गया और उन्हें डिज़ाइन बनाना सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। उसने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस पत्थर पर कोयले से, पहले जैसे उसके पिता ने उसे तराशना नक्काशी करना सिखाया था, सेम उसी तरह केशव ने एक पत्थर पर पहले कोयले से लकीरें खींची और बादशाह को क्या कहा कि आप इन्हीं लकीरों पर अपनी छेनी हथौड़ी चलाकर उकेरना। अरे नहीं नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। जब बादशाह अकबर ने जोर से वार किया छेनी हथौड़ी पे, तो केशव ने क्या कहा, नहीं नहीं धीरे से वार करो। उसने करके दिखाया और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। केशव उन्हें अब सिखाने लगा जैसे उसके पिता सिखाते थे। अब वो भूल गया था कि ये बादशाह अकबर हैं। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह। अब तो केशव बिल्कुल भूल गया कि मैं बादशाह अकबर को सिखा रहा हूँ। वो एक अच्छे अभ्यासप्रस्त टीचर की भांति, अध्यापक की भांति वो कैसे बादशाह को सिखाने लग गया। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती थी। त्योरियां मतलब फौरन वो थोड़े से गुस्से में आ जाता था। किसके ऊपर? बादशाह के ऊपर। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता था। बादशाह अकबर पत्थर पर बड़े लगन से काम कर रहे थे और बीच बीच में वो केशव से पूछ भी लेते थे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो केशव बड़े गुरूर से अपनी सहमति और असहमति बादशाह अकबर के प्रश्न पर देता था। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करते हुए देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत राष्ट्र उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अब बादशाह अकबर और केशव इस तरह लगन से काम कर रहे थे कि और साथी भी उन्हें देख रहे हैं, इस बात का उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। बादशाह अकबर केशव को बहुत गौर से देख रहे थे कि इतना छोटा बच्चा देखो कितनी अच्छी डिज़ाइन और नक्काशी कर रहा है। वो उसी नक्काशी को नहीं बना रहा था जो उसके पिता ने उसको लकीर से खींच कर दी थी, वो अपनी तरफ से भी उसमें क्या कर रहा था? डिज़ाइन बना रहा था। लड़की के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। केशव की इस लगनता को देखकर, केशव की डिज़ाइन को देखकर अकबर ने क्या कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे, मतलब कलाकार बनोगे। ये किसने किससे कहा? बादशाह अकबर ने केशव से कहा और अपने ही कारखाने में काम करने के लिए भी उसको कहा। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों को बुनकर, संगत रास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। कहाँ काम करेंगे और कौन करेगा? जो कारखाना बादशाह अकबर बनवाएंगे उसमें देश के सबसे बड़े फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर
काम करना चाहूँगा। जब बादशाह अकबर ने उसे काम करने का न्योता दिया तो केशव गुरूर से अपने मुस्कुरा उठा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। केशव का कंधा थपथपाते हुए बादशाह अकबर वहाँ से चले गए। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा। केशव ने बादशाह से पूछा, हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता। संगत राशों के बीच यानी उसके दोस्तों के बीच उसकी धूम यानी उसका बोलबाला रहा। क्यों रहा? क्योंकि बादशाह अकबर ने स्वयं ने केशव से क्या सीखी थी? नक्काशी सीखी थी। उसके पास बैठे थे, उससे बातचीत करी थी। इससे केशव को क्या हो रहा था? बहुत गुरूर हो रहा था। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। उसके पिता बहुत खुश थे। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। बादशाह अकबर ने क्या कहा था कि केशव एक दिन बहुत बड़ा क्या बनेगा? कलाकार। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ। केशव किससे पूछ रहा है? अपने पिता से कोई बात पूछ रहा है कि बाबा एक बात बताओ। बादशाह के पास आगरा में एक से एक बढ़कर खूबसूरत महल है, फिर भी वे सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? वो जो महल बनवा रहे हैं, केशव अपने पिता से उसके बारे में पूछ रहा है। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा में बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वह हर वक्त परेशान रहते थे, तब वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी, शहजादे सलीम, मुराद और दीन दयाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बादशाह अकबर ये महल क्यों बनवा रहे थे? किसकी याद में बनवा रहे थे? कौन से साधु? ख्वाजा सलीम चिश्ती। बादशाह अकबर यह महल ख्वाजा सलीम चिश्ती के कारण बनवा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि आपके 3 संतान होगी, और बादशाह अकबर के साथ हुआ भी वैसे, इसलिए बादशाह अकबर उनकी आराम के लिए और उनकी ही याद में वो क्या कर रहे थे? सीकरी में वह महल बनवा रहे थे। शहजादा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनके सम्मान में, किसके सम्मान में? ख्वाजा सलीम चिश्ती। याद रखना बच्चों, ख्वाजा सलीम चिश्ती की याद में ये क्या सीकरी में नगर बसाया जा रहा था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला सो गया है। उनिंदी आवाज़ मतलब उनिंदी मतलब नींद में। केशव नींद में ही अपने पिताजी से बात कर रहा था और बात करते करते उनका लाडला सो जाता है। अच्छा बच्चों, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। थैंक यू बच्चों।